बच्चों, कल हमने क्या सीखा था? सॉल्वेंसी रेशो। तो सॉल्वेंसी रेशो में हमने पहली रेशो की थी कौन से वाली? डेब्ट टू इक्विटी रेशो। और डेब्ट टू इक्विटी रेशो का क्या फॉर्मूला था? डेब्ट अपॉन इक्विटी। आज हम करने जा रहे हैं सॉल्वेंसी की दूसरी रेशो, और वो रेशो कौन सी है? टोटल एसेट टू डेब्ट्स। तो मैंने तुम्हें कहा था कि इसका एक आसान तरीका है याद करने का। वो कौन सा है? जो भी टू से पहले आएगा उसे हम यूज करेंगे किसमें? न्यूमरेटर में। और जो भी टू के बाद आएगा उसे हम लिखेंगे नीचे। तो तुम बताओ मुझे, टोटल एसेट टू डेब्ट्स का क्या फॉर्मूला बनेगा? दैट इज टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट्स। अब टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं, डेब्ट्स कैसे निकालते हैं? डेब्ट्स तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने कल रेशो में निकाला था। और इन सारी रेशोज को कैलकुलेट करने के लिए जो मेन फॉर्मूला है वो तो आपको याद करना पड़ेगा। और ये जो अंदर का है, जैसे शेयर होल्डर फंड हो गया, टोटल एसेट टू डेब्ट्स हो गया, ये आप कैसे निकालेंगे इसके लिए मैंने आपको एक बैलेंस शीट बताई थी। वीडियो के एंड में मैं दोबारा फिर वो रिकॉल कर दूंगी आपके लिए वो बैलेंस शीट। दूसरी रेशो बताई डेब्ट टू टोटल एसेट टू डेब्ट्स रेशो। फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट्स। जो तीसरी रेशो है वो कौन सी है? प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड को हम किस किस नाम से जानते हैं? इसे हम प्रोप्राइटरी फंड्स भी कहते हैं, इसे हम शेयर होल्डर फंड भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? इक्विटी फंड्स भी कहते हैं। तो अगर मैं शेयर होल्डर फंड को टोटल एसेट से डिवाइड कर दूं तो आपके पास आती है प्रोप्राइटरी रेशो। क्लियर? फिर आपके पास आती है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। चौथी जो आपकी सॉल्वेंसी रेशो है दैट इज डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मैंने कहा था टू से पहले जो होगा उसे ऊपर लिखो, तो डेब्ट्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डेब्ट्स कैसे निकालने हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालने हैं? तो इसमें जितने भी आपको दिख रहे हैं वो डेब्ट्स अपॉन इक्विटी है, टोटल एसेट टू डेब्ट्स है, शेयर होल्डर फंड्स टू एसेट्स है, डेब्ट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इन सबको निकालने के लिए आप एक बैलेंस शीट को ही याद करोगे, और बैलेंस शीट की हेल्प से ही आप सारे फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने तुम्हें कल बताया था कि बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है और लायबिलिटी साइड है, इसमें कुछ आइटम्स हैं। तो एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स हो गए आपके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, और करंट एसेट्स हो गए। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो बन जाते हैं टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स ही आपके किसके इक्वल होते हैं? टोटल लायबिलिटीज। और यहाँ पे शेयर होल्डर फंड हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को ही हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। और दूसरा मैंने आपको बताया था करंट लायबिलिटी। अगर मैं इन दोनों आइटम्स को प्लस कर दूं तो आपके पास बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो आपके फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? अगर मैं शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक फॉर्मूला और बताया था मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो क्या बताया था? अगर हमारे पास टोटल एसेट्स हैं और उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं? करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूं, तब भी हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मेरा हुआ एसेट अप्रोच। और अगर मैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी को प्लस कर दूं तो ये मेरी हुई लायबिलिटी अप्रोच। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को आप दो तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा हमें जो फॉर्मूले में चाहिए वो क्या चाहिए होता है? डेब्ट्स। अब डेब्ट्स कैसे निकालते हैं? तुम्हें पता है कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये मेरे बन जाते हैं टोटल डेब्ट्स। तो अब मुझे चाहिए फॉर्मूले में डेब्ट्स, इस फॉर्मूले में डेब्ट्स चाहिए, इस फॉर्मूले में भी डेब्ट्स चाहिए आपको, इस फॉर्मूले में डेब्ट्स चाहिए। तो तीनों के डेब्ट्स निकालने का तरीका सेम है। तुम्हें पता है टोटल डेब्ट्स किसके इक्वल होते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो अगर मुझे डेब्ट्स निकालने हो तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं टोटल डेब्ट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरे पास निकल के आ जाते हैं डेब्ट्स। तो सारे फॉर्मूले में आपकी अल्टीमेट यूज क्या हो रही है? बैलेंस शीट। देन नेक्स्ट इज, अब आपको क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास बन जाते हैं टोटल एसेट्स। अगर आपको लायबिलिटी साइड से निकालना हो तो टोटल एसेट कैसे निकलेंगे? अगर आप शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी प्लस कर दो और करंट लायबिलिटी प्लस कर दो, तब आपके पास बन जाती है टोटल लायबिलिटीज। और टोटल लायबिलिटीज किससे इक्वल होती है? टोटल एसेट्स के इक्वल होती है। तो यू कैन इजिली फाइंड आउट ऑल द थिंग्स फ्रॉम दिस बैलेंस शीट। Now our last ratio is left. What is that? Interest coverage ratio. इस रेशो में थोड़ा सा चेंज है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो हम कैसे निकालते हैं? ये रेशो हमें बताती है कि जो तुमने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स उठाए हैं उन डेब्ट्स पे आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट आप टाइम पे मीट कर पाओगे या कवर कर पाओगे, तो वो हमें ये रेशो बताती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नाम से पता लग रहा है कवरेज,
क्या तुम इंटरेस्ट को टाइम पे कवर कर पाओगे, वो हमें बताती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? अब आपको यहाँ चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट है आपको बिफोर वाला चाहिए, मतलब टैक्स काटने से पहले और इंटरेस्ट देने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है और साथ में टैक्स रेट दिया होता है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम कैसे निकालेंगे, इसका मैं बहुत आसान सा तरीका बता रही हूँ, इजी वे में तुम नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अगर तुम्हें प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है और इंटरेस्ट से निकालना है तो तुम क्या करोगे, पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख लो, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से और डिवाइड कर दो 100 माइनस टैक्स रेट से। अब टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया होगा आपके पास 10%, 40%, 30%, तो जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसे मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड कर दो 100 माइनस टैक्स रेट से, आपके पास सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो जो भी आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा इसमें आप प्लस कर दो इंटरेस्ट, जो भी आपने इंटरेस्ट किस पे पे किया है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स पे किया है, वो आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स आ जाएगा। फिर ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स आया, पुट इन द फॉर्मूला एंड डिवाइड बाय द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म टैक्स। जितने भी तुम्हारे लॉन्ग टर्म कर्जे हैं उस पे जो इंटरेस्ट आपने देना है उसको कैलकुलेट करके उससे आप डिवाइड कर देंगे। अब आप कहोगे मैम इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया होता है, देखो बेटे अब जब भी आप लॉन्ग टर्म डेट्स लेते हो या तो वो 10% डिबेंचर्स होंगे, लोन्स होंगे, तो ये जो आगे दिया होता है ना 10%, 8%, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो तुम्हें लगाना होता है, जो इनकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल 10% डिबेंचर आपने 2 लाख है, तो इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, आप 2 लाख का 10% निकालोगे 20,000, तो वो आपका बन गया इंटरेस्ट। ओके, तो वो इंटरेस्ट आप यहां लोगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। So this was about all the solvency ratio. In solvency ratio we have discussed 5 type of ratio, debt to equity, दूसरा हमने किया total assets to debt, तीसरी हमने करी proprietary ratio, fourth we have discussed about debt to capital employed, and fifth we have discussed about interest coverage ratio. Now tomorrow we'll start with the next ratio, that is activity ratio.